कि तुसी साडा प्यो मारो, तुसी साडे भरा मारो तो असीं तुहाडा प्यो छड़ दीजिए। कहते ये डायलॉग कहने के बाद इसने फायरिंग की और डीएसपी के वालिद को पहले कत्ल किया, फिर 3 भाइयों को कत्ल किया और फिर जो इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए वहां नारे लगा के गया कि आज मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। तो इसने अपना जिसके साथ दुश्मनी थी उस एसएचओ को थाने के अंदर घुसकर 6 साथियों समेत कत्ल किया। कि ये जो काला गुजर था ना, इसके नाम से पुलिस खौफजदा होती थी, पुलिस इसके डेरे पे जाने से डरती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तंजीहा मुनीर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे पॉडकास्ट। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा गैंगस्टर भी रहा है कि मबीना तौर पर डीएसपी ने उसके भाई और बाप को कत्ल कर दिया। उसने उसके बदले में उस गैंगस्टर ने उसके घर में घुस के उसके भाई और बाप को कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, एसएचओ समेत 7 पुलिस वालों को कत्ल करके उनकी लाशों को थाने में टांग दिया और उस शख्स पे तकरीबन 735 मुकदमा जायद। तो आइए हम जानेंगे काला गुजर के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन इजाज़ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं कि एक आम शहरी किस तरह क्रिमिनल बनता है और जो काला गुजर था वो कौन था, उसका क्या बैकग्राउंड था? असल में ये देखें, ये जो काला गुजर था ना, इसको विहाड़ी का डॉन भी कहा जाता था और इसका सबसे अहम वाकया ये है कि एक डीएसपी के साथ इसका जो है ना दुश्मनी थी। तो ये डीएसपी के घर में घुसकर इसने डीएसपी के वालिद को और 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। 3 भाइयों को। और ये देखें कि एक जो थाना होता है ना, उसका एसएचओ जो है ना, वो एक बहुत मजबूत शख्सियत होती है। तो इसने अपना जिसके साथ दुश्मनी थी उस एसएचओ को थाने के अंदर घुसकर 6 साथियों समेत कत्ल किया। और मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये इस एक वक्त ऐसा भी आया कि ये जो काला गुजर था ना, इसके नाम से पुलिस खौफजदा होती थी और इसके खिलाफ 735 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस इसके डेरे पे जाने से डरती थी। और बाज़ का ऐसे होता था कि पुलिस की गाड़ियां रवाना होती थी और पता चलता था कि काले गुजर के एरिया में जाना है तो पुलिस वाले गाड़ी रोक देते थे, कहते जी हमने आगे नहीं जाना। तो सबसे अहम चीज ये है कि इतना खौफनाक करैक्टर बनने वाला बंदा, मैं उसके बारे में बताता चलूं कि वो एक आम शहरी था। उसने कभी पिस्तौल तक नहीं चलाई थी, उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था और वो इतना शरीफ था कि वो यानी डेरेदारों के पास भी नहीं बैठता था। तो इसके पीछे भी एक पुलिस वाला था जिसने उसको एक आम शहरी से एक खतरनाक मुलजम बनाया और मुलजम से वो मुजरम बना। आज हम काले गुजर की जो है ना कहानी वो इसलिए बयान कर रहे हैं कि जो आज के नौजवान हैं इनको पता चले कि पुलिस बाज़ औक़ात किस किस तरीके से लोगों पे टार्चर करती है जिससे क्रिमिनल होता है, लेकिन बाद में क्रिमिनल बनने के बाद उस क्रिमिनल का भी अंजाम जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये जो काला गुजर बुनियादी तौर पे पहाड़ी का रहने वाला था, असल नाम सदाकत था, सदाकत गुजर। तो इसको काला क्यों कहा जाता? काला इसलिए कहते इसका रंगजा पक्का था। तो दूसरी बात ये कि इसने अपने आप को थोड़ा सा ना छुपा के रखा हुआ था। तो लोग कभी कभार ये नजर आता था तो वो कहते वो काला गुजर आया, तो एक काला जो नाम है ना वो एक खौफ की अलामत बन गया। तो कहानी इसकी इस तरह की है कि इसके वालिद जो अमीन गुजर है ना, वो एक शरीफ शहरी थे। उनका एक 10 मरले का प्लाट था। वो प्लाट जो काफी महंगा था। डीएसपी था एक खुरम गोंदल के नाम का। उसने कहा ये प्लाट मैं खरीदना चाहता हूँ। तो जैसे रूल होता है कि डाउन पेमेंट दी और उन्होंने कहा जी आप प्लाट मेरे नाम पे करा दे, बकाया पेमेंट हम कर देंगे। उन्होंने कर दिया। डीएसपी ने प्लाट अपने कब्जे में ले लिया। कुछ अर्से के बाद अमीन गुजर जो इसका वालिद था वो गया कि भाई बकाया पैसे दे। उन्होंने कहा कौन से पैसे भाई, कैसे पैसे, प्लाट मेरा है, मेरे नाम पे, तुम कौन होते हो? अच्छा, ये घबरा गया कि ये क्या मामला हुआ है। 2-3 दफा इसने गया, फिर जो लीगल पॉइंट होते हैं कोई वकील किए और बार बार थाने में जाना। अब जब बार बार थाने में जाते थे ना तो फिर एसएचओ ने, वो भी डीएसपी था, एसएचओ ने उनको मैसेज भेजा कि सर ये बार फिर आ गया अमीन गुजर साहब। उसने कहा यार वो एक फलां कत्ल का मुकदमा नहीं, उसमें जो नामलूम मुलज़म है ना उसमें अमीन गुजर का नाम डाल दो। अब देखिए एक बेगुनाह शख्स को उसका प्लाट भी हथिया लिया गया और उसको मुलवस कर दिया गया। अच्छा, मुलवस यहीं तक नहीं किया गया, उसको थाने में भी उसका टार्चर किया गया। उसके बाद जेल भिजवा दिया गया और जेल में भी वहां भी उस पर टार्चर कराया। इतना टार्चर कराया कि वो बंदा कमजोर था, उसकी बेचारे की हलाकत हो गई। जब वो फोत हो गया ना, उसका एक बेटा था बड़ा इम्तियाज गुजर। तो इम्तियाज गुजर अपने वालिद की लाश लेने जाता है। जब जाता है तो पुलिस वालों ने दोबारा से उसको छेड़ा भी, तेरा बाप तो कहता था मैं डीएसपी से प्लाट भी लूंगा, पैसे भी लूंगा और बदला भी लूंगा।
तो सहारा था उनको। तो कहते हैं कि उन्होंने इतना ठट्ठा लगाया, उसका मजाक किया कि उसको गुस्सा आ गया। उसने एक ईंट पड़ी हुई थी, वो पकड़ के जो सबसे ज्यादा मजाक कर रहा था पुलिस वाला, उसके सर में दे मारी, वो लहूलुहान हो गया। जो दूसरे पुलिस वाले थे उन्होंने देखा, वो सारे पड़ गए और उन्होंने इसको खूब मारा पीटा, इतना शदीद मारा। एक पुलिस वाले ने जो ना पिस्तौल निकाल के उस पर फायरिंग कर दी, वो शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल लेके गया, अस्पताल में उसकी हलाकत हो गई। अब बाप भी कत्ल, बेटा भी कत्ल। जुर्म क्या है कि उन बेचारों ने एक डीएसपी को प्लाट बेचा है। अब देखिए जब ये होना, अब इनका अमीन गुजर और उसका बेटा इम्तियाज गुजर, इम्तियाज का छोटा भाई था सदाकत गुजर, जिसको बाद में काला गुजर कहा गया। अच्छा, इसने जब सारा हालात देखे, इसने कहा अगर मैं गया ना वहां लाश लेने अपने वालिद की, तो ये तो मुझे भी मार देंगे। तो ये थोड़ा सा गायब हो गया। उसके बाद कुछ कहते हैं कि इसने अपने बाप और भाई के जनाजे में शिरकत की, कुछ ने कहा कि ये उसी वक्त फरार हो गया था। अच्छा, जब ये हो गया ना, तो ये वाकया हो गया, तो डीएसपी साहब भी समझे कि एक बेटा भाग गया है, एक बाप बेटा कत्ल हो गया, अब मुझे कोई नहीं पूछे, किस्सा खत्म। ये बात गया। और ये ना, इसने कहा कि हर वक्त लावा पकता रहता था, तो उसने कहा कि अब इसीलिए कहते हैं कि जब एक शरीफ शहरी जब अपना बदला लेने पे आता है तो वो बड़ा खतरनाक बनता है। इसने छोटा सा एक गैंग बनाया। अच्छा। इसने कहा पहले मैं अपने आप को मजबूत करूं, मेरे पास असला हो, पैसा हो, कॉल करने के लिए दूर से इनके नॉलेज लेने के लिए कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। उसने गैंग को थोड़ा बड़ा किया, तकरीबन 1 साल लगा उसको। अच्छा। उसने बड़ी बड़ी डकैतियां भी शुरू कर दी और पैसे उसके पास काफी आ गए। अब उसने कहा कि डीएसपी की ना मालूमात लेनी है। उसने अपने गांव के कुछ लोगों को लगाया पीछे, उनको कहा कि देखो ये कहां कहां जाता है, वो बताते थे कि इस तरफ जाता है, इतने में घर आता है। एक दिन इसने मौका बनाया अपने साथियों के साथ, इसने कहा आज ना डीएसपी जैसे आएगा हम घर छापा मारे। डीएसपी को कोई काम पड़ गया, ये घर में दाखिल हो गया अपने साथियों से। आगे डीएसपी का ना वालिद मौजूद था, 3 भाई मौजूद थे। इसने उनको पकड़ लिया। पहले तो खूब इसने मारा पीटा के जरा अपने बाप का बदल। अच्छा, वो कहते हैं कि तुम बच के कहां जाओगे, मैं डीएसपी का वालिद हूं। तो उसके भाइयों ने भी आगे से बड़ा मुकाबला किया कि तू, वो समझते थे कि डीएसपी के भाइयों को कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, जाहिर है। लेकिन इसने वहां कहते हैं कि कुछ लोग जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये, इसने पंजाबी में कहा कि तुसी साडा प्यो मारो, तुसी साडे भरा मारो, तो असी तुहाडा प्यो छड़ दीजिए। कहते हैं ये डायलॉग कहने के बाद इसने फायरिंग की और डीएसपी के वालिद को पहले कत्ल किया, फिर 3 भाइयों को कत्ल किया, और फिर जो इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए वहां नारे लगा के गया कि आज मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। फिर ये वहां से भागा है और उसके कुछ अर्सा बाद तक ना लोगों को पता नहीं चला ये कहां चला गया। तो ये जो 3 कत्ल उसने किए थे, उसके बाद ये इलाका गैर क्यों हो गया? अच्छा, इलाका गया जो ना उस वक्त जमरूद के इलाके में, इन इलाकों में ना, जो उस वक्त ये असल में वाकया 90 की दहाई का। अच्छा। एंड आज आने वाला था 90 की दहाई का। तो ये जमरूद में ना चला गया। वहां उस वक्त बोला सुनयारा और ये इस तरह के नाजी बाट, ये सारे जो ना टॉप 10 के, ये वहां इकट्ठे होते थे। इनके पास असला बहुत ज्यादा था। अच्छा। मंशियात भी मौजूद होती थी, पैसा भी खुला था। बल्कि मैं यार बताता चलूं कि लाहौर से स्टेज अदाकाराओं को बुलाया जाता था वहां। अच्छा। और उनका रक्स देखते थे, पैसे लुटाते थे, फिर वापस भेजते थे। यानी वो उनके लिए ऐसा था कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे फिल्मी माहौल है, जिसमें कई फिल्में बनी है। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि काला गुज्जर पर भी फिल्म बनी है। फिल्म भी बनी? हाँ, जिस पे फिल्म बनी है, मामूर राना इसका जो है ना काला गुज्जर बने हैं। और क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था ना, इम्पैक्ट पूरे पंजाब पे, पूरे पाकिस्तान पे हुआ था। आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जब इलाका गैर में चला गया ना, तो फिर इसके पीछे से नाम हो गया, वहाड़ी से निकला पूरे पंजाब में, आईजी तक बात पहुंची। फिर वहाड़ी के डीपीओ को जैसे कहते हैं वक्त पड़ गया कि भी इतना बड़ा क्रिमिनल जो है ना। और फिर डीएसपी ने अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए कि वो उस वक्त जिंदा तो था डीएसपी। अच्छा, उन्होंने इसके पीछे लगा दिया, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये कहां चला गया। ये इलाका गैर में चला गया। इसने वहां अपना गैंग ना मजीद वसी करना शुरू कर दिया। अच्छा, वहां से फिर ना, क्योंकि इलाका गैर में ना बड़े बड़े हैवी जो हथियार हैं वो भी मिल जाते थे, तो वो भी इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू हुए। 1 साल इसने और लगाया। 1 साल लगाने के बाद ना ये इतना यानी भरपूर इसका यानी एक गैंग बन गया। तो इसने एक दिन इरादा किया कि मेरे भाई को ना जो थाना था ना, उसके एसएचओ ने और मुलाजमों ने मारा था, तो उनसे ही बदला लेना है। अच्छा, अब अपने इलाके में वापस आना, थाने में जाना, एसएचओ को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। तो इसने क्या किया कि बुरके लिए, अपने साथियों को बुरका बनाया। वो कुछ कहते हैं कि अपने साथियों को खवातीन का मेकअप करवाया, और बुरके लेके मेकअप करके वहां जो रात के टाइम जो बाहर गेट कीपर है, उसको उन्होंने लड़की बन के अपनी बातों में लगाया। बातों में लगा के उन्होंने कहा हमें एसएचओ साहब को अपनी बात बताने, उसने कहा लेट नाइट हो गई है।
तो उन्होंने कहा बात बताइए, वो अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई और सबसे पहले उन्होंने जो असला खाना था ना उसको बाहर से ताला लगा दिया ताकि पुलिस वाले असला ना पकड़ सके। उसके बाद वो अनवर भट्टी गालमन SHO था, उसके पास गया, उसको पकड़ा और उसके 6 एहलकारों को असले की नोक पे उन्होंने बिठाया जमीन पे, उनकी खूब दुर्गंध बनाई। कहा कि तो उस वक्त मेरे बाप और बेटे को मरवाने में तुम लोग शामिल थे, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर इसने वो क्योंकि बुरका वगैरह सारा उतार दिया और फिर अपना असल उन्होंने हुलिया दिखाया। उसके बाद इन्होंने फायरिंग की, फायरिंग करके SHO को भी कत्ल कर दिया और 6 एहलकारों को भी कत्ल कर दिया। जब ये 7 कत्ल हो गए तो फिर छोड़ के नहीं गया। उसने कहा मेरे इलाके के लोगों को पता चलना चाहिए कि पहले DSP के वालिद और भाइयों को कत्ल किया, अब उस SHO को भी कत्ल कर दिया जो मुलव्वस था। उनको मार के रस्सियां साथ लाए थे, उनकी लाशें बांधी और छत के साथ मेन गेट के साथ ना ये 7 लाशें लटका दी। अब लाशें लटका के बाहर से गेट को ताला लगा दिया। सुबह जब हुई और लोगों ने दरवाजा खोला और सामने देखा तो कितना भयानक मंजर था कि SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों की बावर्दी लाशें लटकी हुई हैं। तो वो उसका ना वाकया का इतना इम्पैक्ट हुआ, खौफ तारी हो गया कि उन्होंने कहा कि ये कैसा गैंग है कि थाने के अंदर घुस के जो थाना पूरे इलाके के लोगों को प्रोटेक्शन देता है, उस थाने का SHO नहीं अपने आप को महफूज कर सका। उसके बाद ना इसका बहुत ज्यादा खौफ की अलामत होगा। फिर IG ने और इसके मुखालफिन ने मिलके इसकी सर की कीमत जो लगवा दी, पहले 5 लाख लगी, फिर 20 लाख, फिर 50 लाख तक इसको यानी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये फिर फरार हो गया। तो अब इसने सोचा कि मुझे ना डॉन टाइप का बनना चाहिए। इसने भी क्या किया कि फैसलाबाद, लाहौर एक बड़े बड़े ताजरों को फोन करना, उनको कहना कि मेरे फलां साथी आ रहे हैं तो 5 लाख रुपया दे दो, 3 लाख रुपया दे दो। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी, उन्होंने देना। जो 90 की दहाई थी उसमें यह होता था कि किसी ताजर से पैसे लेने हैं ना तो उसके 2 तरीका का। मैंने बहुत सारे शूटर्स के इंटरव्यू किए थे, उन्होंने बताया कि पहले जो शूटर रात के 12-1 बजे घर आते थे उस ताजर के, उसके गेट के ऊपर एक पूरा बर्स्ट मारते थे और मार के अगले दिन उसको मैसेज भिजवाते थे कि ये सिर्फ तुम्हारे दरवाजे पे गेट पे हमने किया है। कल जो हम उसको कहते छट्टा लगाना पंजाबी में, तो कहते हैं कल जो हम छट्टा लगाएंगे ना वो तुम्हारी सीधी गाड़ी में लगेगा। तो वो खौफजदा हो जाते थे। वो फिर कहते थे कि भी कहां पहुंचाना है। वो पुलिस को इसलिए मुलव्वस नहीं करते थे, वो कहते पुलिस वालों को तो मार के चला जाता है। तो ये कैसे? अच्छा, ये जब ये सारा वाकया हो गया, इसने बता देना शुरू कर दिया। इसी दौरान ना एक वहां का मकामी MLA था चौधरी सऊद। अच्छा, सऊद गुज्जर जो है ना, उसने कहा कि ये तो नाम गुज्जरों का इसने बड़ा खौफ पैदा कर दिया। उसने इसकी सरपरस्ती शुरू कर दी। उसने सरपरस्ती को इसने चौधरी सऊद गुज्जर के डेरे पे अपना क्या होगा। मैंने ये चीज भी सुनी थी कि जो चौधरी साहब थे उसके साथ इसके तल्लुकात इतने बढ़ गए थे कि जो इस पे मुकदमा थे वो सब के सब जो थे वो उसने। हाँ, ये बिल्कुल आपने बात सही की कि ये हुआ कि चौधरी जो सऊद गुज्जर है ना वो MLA था और उसके मुकाबले में एक जवेद चट्ठा नाम का जो है ना वो कैंडिडेट जो दूसरी पार्टी महाल पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ, इसने उसका साथ दिया, उसके डेरे पे रहना शुरू हो गया। इसने इतना साथ दिया कि इसने जवेद चट्ठा को अपने इलेक्शन के दौरान ही कत्ल कर दिया। जब जवेद चट्ठा कत्ल हो गया तो शोर मच गया कि ये। उसके बाद इसने क्या किया कि जवेद चट्ठा के जो काउंसलर और नाजम उसके साथी थे ना, उनको फर्दन मैसेज देके अगवा करके इसने कहा कि जो उसके भाइयों का भी साथ देगा उनको मैं उठा लूंगा। उसके वोट तोड़ के सारे ना जो इस तरफ लाया और सऊद गुज्जर बड़ी आसानी से जीत गया। लेकिन जो जवेद चट्ठा था ना, उसके भाइयों ने कहा कि हमने इसका पीछा नहीं छोड़ना। उन्होंने इस पे 3 हमले करवाए तो तीसरे हमले में इसकी टांग पे गोली लगी, उसकी टांग जाया हो गई। ये फिर अच्छा, जब ये इस तरह का कोई वाकया होता ना, फिर ये लाहौर या ये इलाका छोड़ के ना ये फिर चला जाता था इलाका गैर में, ताकि वहां जाके अपना इलाज करा सके उस तरह, क्योंकि पुलिस नहीं पकड़ सकती थी, कोई आ नहीं सकता था। ये फिर चला गया, इसने कोई अपना इंतजाम किया उसका। इसने कहा ये तो मेरे साथ यानी होगा। और मैं आपको बताता चलूं, जो जवेद चट्ठा के जो 2 भाई थे ना, उनमें से एक था मकबूल चट्ठा और दूसरा था अमजद चट्ठा। अच्छा, इन्होंने ना जब तीन हमले कराए ना तो इसने ना उनकी जो फैमिली के लोग हैं ना उनको पीछे लगा दिया कि आपने जब ये लाहौर में आए तो आपने, ये कहा जाता है कि मजांग के इलाके में ये दोनों भाई आए तो इसने और कुछ यहाँ के मकामी इश्तहारी और शूटर भी उनके पास मौजूद थे, लेकिन काले गुज्जर ने अचानक हमला किया और ये जो दोनों भाई हैं मकबूल चट्ठा और अमजद चट्ठा, इन दोनों को लाक किया और इनके 5 साथियों को लाक किया और फिर फरार हो गया। अब वो बड़ी और हो गया, इसका खौफ पैदा हो गया। इस दौरान इसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए।
अच्छा, वो जो आपने सवाल किया ना कि सऊद गुज्जर ने इसके मुकदमा, वो आस्ता आस्ता उन्होंने सारे मुकदमा खत्म कैसे कराए कि जो भी जिस मुकदमे में भी मुद्दई का जो गवाह होता था ना, हाँ जी। तो ये काला गुज्जर कहता था कि कल पेशी पे मैं खुद आऊंगा। अब इसका पूरा एक गैंग टोला आता था, तो जब वो गवाही देने आते थे ना, कहते जिसने गवाही दी समझो कि अगले दिन वो पार, वो लोग गवाही देने नहीं आते थे। जब गवाही नहीं होती तो अदालत इसकी जमानत ले लेती। करते करते इसके मुकदमा कम होना शुरू हो गए और ये फिर आजादी से ना घूमने फिरने लग गया। पुलिस कहे कि भाई कोई मुकदमा इसके खिलाफ हो, जमानत की कैंसिल हो तो हम इसको पकड़े। वो पैसे लगाता था और अपनी दहशत की लामत। अब इतनी जब दहशत फैल गई ना, तो फिर इसका तो भट्ट साहब, इनकी इतनी अच्छी जो दोस्ती यारी हो गई थी, फिर इन लोगों की आपस में अनबन क्यों हुई? किनकी? सऊद गुज्जर और उनकी? साउथ गुजर और काला गुजर की क्यों आपस में अनबन? अच्छा, ये मैं बताता हूँ, ये बड़ी ये भी ये देखना इसमें एक इंटरेस्टिंग जो मोड़ आता है इनका, वो ये था कि कहा जाता है कि उस वक्त 98 के करीब 98 में इसने 2 करोड़ के करीब रकम इकट्ठी कर ली, जो आप समझे कि आज की 2 अरब रुपए के बराबर होगी। तो इकट्ठी कर ली। तो सऊद गुज्जर ने देखा कि एमएनए मैं हूं, ये एक क्रिमिनल है, तो इतना पैसा। उसने कहा जी इसमें से 1 करोड़ मुझे दो, क्योंकि तुम्हारी सरपरस्ती मैं करता हूं। हाँ। तुम्हें डेरा मैंने फराहम किया हुआ है। इसने उसको तालाशाला, लेकिन ये सऊद गुज्जर ना बाज नहीं आया। सऊद गुज्जर ने क्या कहा कि अगर तुम ये ऐसे नहीं करोगे तो मैं अपना डेरा भी तुमसे खाली करा लूंगा और ये जो है ना तुम्हारे मुकदमा भी ओपन करा दो। ये फिर लड़ झगड़ के ना लहदा हो गया और इसने लहदा ठिकाना बना लिया। इस दौरान सऊद गुज्जर ने ना इसके मुकदमा को दोबारा ओपन कराना शुरू कर दिया, क्योंकि एमएनए था, उसका असर था। अब जब मुकदमा दोबारा ओपन हुए तो इसके लिए ना मुश्किल होगी। इसको जगह जगह ना पुलिस मुकाबलों का सामना करना पड़ गया। जहां जाए पुलिस आ जाए। पुलिस इससे डरती भी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में गैप पैदा हो गया था। इसने सोचा कि ऐसे अब गुजारा नहीं होगा। इसने कहा कि भाई सऊद गुज्जर का भी कोई अब मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा उस लेवल का था, यानी बहादुरी इसकी ये थी कि मौत की आंखों में आंखें डाल देता था। तो इसने ना कहा कि इलाका वैसे मैसेज भिजवाया चौधरी सऊद गुज्जर को कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं कि आप मेरे सरपरस्त थे, माई बाप थे, तो मैं अपने माई बाप को दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूं और मैंने जो आपके साथ ये दुश्मनी या दोस्ती खत्म की, मैं उसको खत्म करके फिर सुलह करना चाहता। अच्छा। अब सऊद गुज्जर साहब बड़े प्राउड हो गए कि जी ये तो डर गया मेरे से और वापस आ रहा है। उसने कहा आप मेरे डेरे पे आ जाओ। ये डेरे पे आया। इसने उन्होंने वैसे तो चेक किया कि कोई असला वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसने भी मैनेज किया था, अपने एक साथी को पीछे रोक दिया। जब ये अंदर आ गया, बैठ के खाने शाने का माहौल बना, तो इसने उस साथी को इशारा किया, वो असला अंदर ले आया। असला अंदर ले आया। उसने असला उनको समझ नहीं दिया। इसने उस असला उठाया, सीधा ही सऊद गुज्जर में उसके 2 बेटों में फायरिंग। दोनों ही बेटे और सऊद गुज्जर मौका भाई वो हलाक हो गए और भी कई जख्मी हो गए। अच्छा, इस दौरान सऊद गुज्जर भी बड़ा चालाक था, सियासतदान था। उसने जो 2-3 थानों की पुलिस को कह दिया था, इन्फॉर्म कर दिया। उस दौरान तकरीबन 100 के करीब पुलिस एहलकार मुसल्ला पूरे असले के साथ उन्होंने आगे सऊद गुज्जर के डेरे को चारों से घेर लिया। अब क्योंकि अंदर फायरिंग हो रही थी, समझ नहीं आ रही किसकी है, तो पुलिस ने लाउड स्पीकर पे ऐलान किया कि काले गुज्जर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। और इसने शायद ये जवाब दिया था मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। इसने कहा, जो कि असल में हमारे पंजाबियों को इस तरह ना डायलेक्ट पसंद भी आता है। लोगों का कहना है कि उसने कहा कि फिर वो काला गुज्जर ही नहीं है जो पुलिस दे देगा, तो मैं खौफ की वजह से नहीं अपनी जो गिरफ्तारी दूंगा, मेरा नाम है काला गुज्जर और काला गुज्जर मरते दम तक किसी को अपने हथियार नहीं फेंकेगा। और ये कहकर उसने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वालों को भी गोलियां लगी, लेकिन इसके पास क्योंकि असला एक महदूद लेवल का था, 3 लोग थे, तो वो असला जब खत्म हुआ ना इसकी तरफ से, तो पुलिस की जवाबी फायरिंग तैयार हुई और पुलिस ने मजीद कुम्मत भी जो मंगवा ली। अब ये बीच में फंस गया। इसने कहा हथियार नहीं मैं फेंकूंगा। एक वक्त आया कि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब पहुंची, उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग से इसको बहरहाल गोलियां लगी, इसके साथी जख्मी हो गए और इसको इतनी ज्यादा गोलियां लगी कि ये मौके पर वहीं गिर के ना हलाक हो गया। जब हलाक हो गया ना, तो कहा जाता है कि 3-4 पुलिस एहलकारों को कहते कि तुम जाओ, वो कहता तुम जाओ, दूसरा कहता तुम जाओ, कि कहते थे कि डरते थे कि ये कहीं अभी जख्मी ना हो, ये मरते मरते मैं भी ले डूबे। तो कहते हैं कि कम से कम 2 घंटे तक इसकी लाश पड़ी रही, कोई करीब नहीं आया। और जब फिर पुलिस वालों को मुकम्मल यकीन होगा कि इतना ज्यादा खून बह गया और ये अब नहीं बचा होगा, फिर इसके पास आए हैं, फिर इसकी लाश को उन्होंने पकड़ा है और उसके बाद इसके जो साथी जख्मी थे उनको पकड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जो उसके जो साथी बचे थे उनके खिलाफ केसेस चले, कुछ को उम्र कैद हुई और कुछ को दूसरी कैद हुई।
इस तरह काले गुजर का जो है ना अंजाम हुआ। लेकिन ये अंजाम हमें ये बताता है कि अगर पुलिस वाले मुजरम बनाते हैं तो वो मुजरम बाद में कितने बड़े लेवल की तबाही का बायस बनते हैं। लेकिन जुर्म का जो है ना अंजाम वो बहुत बुरा है। ये भी हमारे नौजवानों को याद रखना चाहिए कि काला गुजर ठीक है एक वक्त में बड़ा नाम बना, लेकिन एंड रिजल्ट बड़ा खतरनाक है। जैसे कि अभी भट्ट साहब ने बताया कि जराइम की दुनिया में हम कदम रख लेते हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लोग हमें याद रखते हैं दहशतगर्द के लिहाज से या क्रिमिनल के लिहाज से, हमें अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखते। काला गुज्जर के नाम से लोग अभी भी डरते हैं। अभी भी अगर हम विहारी जाएं तो लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज़ का इल्म है कि क्या दहशत थी उस शख्स की और किस तरह उसका खौफ तारी था उस शहर में। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।